हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स, जहां पर लगातार जारी है सीजी हिस्ट्री के क्लासेस। और आज का क्लास जो बेस्ड रहेगा वो काकती डायनेस्टी पर रहेगा, काकती वंश पर रहेगा, जहां पर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ बस्तर के इतिहास की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, आज की क्लास। और आज की क्लास में हम बात करेंगे काकती वंश के विभिन्न जितने भी शासक थे, ठीक है, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो काकती वंश, पिछले क्लास में ये नाम आप देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर मैंने बताया था काकती वंशों की कुछ पिछली कहानियाँ, जिसमें गणपति नामक एक व्यक्ति था 13वीं शताब्दी में, और उनके दो पुत्री रुद्रमा देवी, गणपम्बा देवी, और रुद्रमा देवी और वीरभद्रेश्वर, ठीक है, दोनों की एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था ममना देवी, ठीक है, और उसके पति महादेव। और इन दोनों के 3 संतान थे, जिसमें से 2 पुत्र और एक पुत्री। एक पुत्र का नाम प्रताप रुद्रदेव और दूसरा अन्नमदेव, और तीसरी जो है पुत्री थी और उसका नाम है रैला देवी, जो बस्तर के दशहरा के समय इनकी पूजा की जाती थी। और अन्नमदेव के बारे में बताया था कि उन्होंने ही क्या किया था, हरिश्चंद्र जो छिंदक नागवंश के अंतिम शासक थे उनको पराजित किया था, और पराजित करने के बाद बस्तर पर काकती वंश की नींव डाली थी। प्रताप रुद्र देव के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पर जिस समय प्रताप रुद्र देव वारंगल पर शासन कर रहे थे, उसी समय दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी, फिर बाद में गैसुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने लगातार यहाँ पर आक्रमण किए थे। जहाँ पर मैंने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर इनका सबसे बड़ा जो है सिपाही, जिसको कहा जाता है मलिक काफूर, उनको भेजा था। बाद में टैक्स पे करने की बात आई थी, और बाद में जब टैक्स पे नहीं कर पा रहा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, आक्रमण किया था। सॉरी, गैसुद्दीन तुगलक ने आक्रमण किया था, ठीक है। गैसुद्दीन तुगलक के समय मोहम्मद बिन तुगलक ने ही आक्रमण किया था। फिर जब मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं, फिर उन्होंने वारंगल पर आक्रमण किया था। तो इस समय बात करें तो दिल्ली सल्तनत जो मध्य भारत के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, वहां पर 3 शासकों ने वारंगल पर आक्रमण किया और प्रताप रुद्रदेव को बंदी बना लिया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ठीक है। और उसी समय हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़, ठीक है, बस्तर के क्षेत्र में छिंदक नागवंश शासक जो है हरिश्चंद्र को अन्नमदेव द्वारा पराजित करते हैं, और यहीं से स्टार्ट होती है कहानी छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो ये सब बातें हम कर चुके थे पिछले क्लास में। फिर हमने कहा था कि काकती वंश के प्रमुख शासक जो थे इस प्रकार से थे: अन्नमदेव, हमीरदेव, भैरमदेव, पुरुषोत्तम देव, जैसी देव, नरसिंह देव, ठीक है, प्रताप राजदेव, जगदीश राजदेव। फिर आते हैं वीर नारायण देव, वीर सिंह देव, दिक्पाल देव, राजपाल देव, चंदेल मामा, दलपत देव, अजमेर सिंह, दरिया देव और महिपाल देव, ठीक है। फिर भोपाल देव, भैरम देव, रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल कुमारी देवी, फिर प्रवीण चंद्र भंजदेव। फिर मैंने कहा था कि वल्लभ भाई पटेल के कारण जो है 1948 में जितने भी जो राज्य थे वो भारत संघ में विलय हो गया था। तो उसी के साथ 1948 में बस्तर जो है भारत संघ में विलय हो गया था। उसके बाद जो भी शासक बने, इसके अंग जो है देखने को मिलता है वो है प्रवीण चंद्र भंजदेव। फिर से अगेन आते हैं 1948 से 1961 के बीच, फिर विजय चंद्र भंजदेव, फिर भरत चंद्र भंजदेव, फिर कमल चंद्र भंजदेव, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शासक आपको देखने को मिलता है। तो एक एक करके कहानी चलेंगे, एक एक जो है शासकों के बारे में।
तो जिसमें से आज और जो है जितना हो सके इनमें से वो हम कोशिश करेंगे फिनिश करने का, कंप्लीट करने का। और सबसे पहला जो शासक वो है अन्नमदेव, जो 1324 से लेकर 1369 ईस्वी तक काकती वंश के शासक बन के रहे। ठीक है, बस्तर के इतिहास का ये बोल सकते काकती वंश का प्रथम शासक था। चलिए स्टार्ट करिए। ठीक है, तो प्रथम शासक कौन है भाई? चलिए सबसे प्रथम शासक अन्नम देव के बारे में बात करेंगे। अन्नम देव, जिनका कार्यकाल या जिनका टाइमलाइन था 1324 ईस्वी टू 1369 ईस्वी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इनके बारे में कहानी वही है कि इनको बस्तर के काकती वंश का संस्थापक बोला जाता है। बस्तर के काकती वंश का संस्थापक। ठीक है, और इन्होंने छिंदक नागवंश के अंतिम शासक, आपको पता है छिंदक नागवंश के अंतिम शासक किनको भाई? हरिश्चंद्र को पराजित कर काकती वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट इनके बारे में बातें हैं। राजधानी कहाँ पर है भाई साहब इनका? इनका जो राजधानी है वो है मंगोता। ठीक है, दंतेवाड़ा के पास जो है आपको देखने को मिलेगा मंगोता। और इसके संबंध में जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं, अभिलेख। और उस अभिलेख प्राप्त जो हुए हैं उसको कहते हैं दंतेवाड़ा अभिलेख। दंतेवाड़ा, तो दंतेवाड़ा में ठीक है अभिलेख प्राप्त हुए जो इनके शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ इनके नाम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दंतेवाड़ा अभिलेख। ठीक है, और इस अभिलेख में इनका जो नाम लिखा है, कहा जाता है इस अभिलेख में इनका जो नाम पुकारा है वो अन्नम राज। ठीक है, इस अभिलेख में उनको अन्नम राज के नाम से जानते हैं, अन्नम राज के नाम से इनको पुकारते हैं। चलिए कहीं कहीं पर इनकी पत्नी, धर्म पत्नी या बोल सकते हैं इनकी रानी का नाम भी देखने को मिला है और उनका नाम था सोन कुमार चंदेल।
सोन कुंवर चंदेलिन जो कि एक चंदेल राजकुमारी थी। ठीक है, क्या थी भाई साहब? चंदेल राजकुमारी। ठीक है, तो अन्नम देव के बारे में ये जानकारी, और सबसे जो प्रमुख जानकारी है वो है आपके क्या, निर्माण। ठीक है, निर्माण के रूप में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका दंतेश्वरी माता का मंदिर। क्या है? दंतेश्वरी माता का जो मंदिर किनके द्वारा निर्माण किया गया था? इन्हीं अन्नम देव के द्वारा निर्माण किया गया था। किनके द्वारा भाई? अन्नम देव। अन्नम देव या अन्नम राज। चलिए, इनके बारे में, दंतेश्वरी देवी के मंदिर के बारे में बात करें तो स्थान आपको पता होगा, और वो है दंतेवाड़ा। कहाँ पर? तराला ग्राम। ठीक है, और ये कहाँ पड़ते हैं? दंतेवाड़ा। ठीक है, तराला ग्राम के दंतेवाड़ा पर स्थित है दंतेश्वरी देवी। कई बार पूछा जाता है कि ये किस नदी पर या किस नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखिए, संखनी डंगनी। ठीक है, जो कि एक प्रकार के सबसे प्रदूषित, छत्तीसगढ़ के प्रदूषित जो नदी है उसमें आते हैं, कि संगम पर ये बसा हुआ है। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नदी किस नदी के किनारे? तो बोल सकते हैं संखनी डंगनी जो है नदी है, उनके संगम पर दंतेवाड़ा की तराला ग्राम पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण अन्नम देव शासक जो काकती वंश के हैं थे, उन्होंने बनवाया था। दो बातें इनके संदर्भ में। चलिए, कहा जाता है कि माता के पैरों के पद चिन्ह यहाँ पर देखने को मिलता है। माता के पैरों के पद चिन्ह, पैरों के पद चिन्ह उपस्थित है, एवं कहा जाता है कि यहाँ पर जो है लोग दर्शन करने के लिए जो है लुंगी और धोती पहनकर जाते हैं। ठीक है, दर्शन हेतु इस मंदिर में दर्शन हेतु लुंगी एवं धोती पहन कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ की जो है रीति रिवाज है, यहाँ की परंपरा है। ठीक है, जिसके अनुसार जो है लोग दर्शन के लिए, इस मंदिर के दर्शन के लिए लुंगी और धोती पहनकर जाते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं अन्नम देव के बारे में जानकारी यही है कि बस्तर के काकती वंश का संस्थापक था, या फिर बोल सकते हैं प्रथम शासक। ठीक है, क्या है? प्रथम शासक। छिदक नाग वंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र को पराजित किया था, और काकती वंश की नींव डाली थी बस्तर पर। राजधानी मंगोता थी इनकी, और एक अभिलेख था दंतेवाड़ा अभिलेख। उस दंतेवाड़ा अभिलेख में इनका जो नाम सामने आया है
उनको इनको अन्नम राज से पुकारा जाता था। सोन कुमार चंदेलिन इनकी धर्म पत्नी थी। ठीक है, कि याद रखिए। दंतेश्वरी देवी का जो स्थान है वो हम बात करें तराला ग्राम संकनी डंगनी नदी के संगम पर स्थित है, और माता के पद चिन्ह स्थित है। लुंगी और धोती पहनकर यहाँ पर प्रवेश करना पड़ता था दर्शन के लिए इस मंदिर में। ठीक है, तो आज भी ये रीति रिवाज जो है सब फॉलो करते हैं। ठीक है, दंतेश्वरी देवी की माता की मंदिर में दर्शन करने हेतु। चलिए, तो ये आपका हो गया कौन सा, अन्नम देव। ठीक है, अन्नम देव की बातें हो गई। हमीर देव भैरम देव की बातें नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वो है पुरुषोत्तम देव, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको लिस्ट याद रखनी है, लिस्ट इस प्रकार से याद रखनी है ताकि आपको थोड़ा बहुत क्रम मालूम होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इनमें से 25 जितने भी है 25-26 शासक, उनके सभी शासक के बारे में याद नहीं रखेंगे, और ज़्यादातर शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। कुछ शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त है, 15 लगभग 12-15 शासकों की जानकारी प्राप्त है, उनके बारे में ही हम क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो लिस्ट इसलिए मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभार ऐसा पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से काकती वंश के शासक इनमें से है या काकती वंश के शासक इनमें से नहीं है। तो डिपेंड करता है कि अगर आप ये सब देखे हैं, पढ़े हैं, कम से कम एक बार रीड किए हैं, ठीक है, तो आप जो है सही आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो है पुरुषोत्तम देव की। चलिए, सेकंड हम बात करेंगे पुरुषोत्तम देव। ठीक है, अन्नम देव के बाद सबसे जो है फेमस जो शासक है वो है पुरुषोत्तम देव, जो कि 1468 से लेकर 1534 के बीच ये शासन किए थे, बस्तर की गद्दी पर बैठे थे। और क्या क्या बातें हैं इनकी, ठीक है, वो अब अभी देखने वाले हैं। चलिए, इसकी राजधानी क्या थी भाई साहब? ठीक है, राजधानी थी बस्तर। इन्होंने कहा जाता है बस्तर से मंगोता, इन्होंने सॉरी मंगोता से बस्तर राजधानी परिवर्तन। ठीक है, इन्होंने मंगोता या जिसको मंगोता भी कहा जाता है, मंगोता से बस्तर जो है राजधानी परिवर्तन इनके द्वारा की गई थी। राजधानी परिवर्तन। चलिए, इनके बारे में कुछ खास है, खास ये है, देखिए पुरुषोत्तम देव के बारे में कहा जाता है कि ये जो है पुरुषोत्तम देव भगवान जो है जगन्नाथ, जो पुरी कहाँ पर है आपकी, कहाँ पर, उड़ीसा, उड़ीसा पुरी की जो है यात्रा इनके द्वारा की थी। ठीक है, पुरुषोत्तम देव ने भगवान जगन्नाथ जो पुरी में है, उड़ीसा की पुरी में, वहाँ की यात्रा इनके द्वारा की गई थी।
और वहाँ से जब वो लौटते समय कहा जाता है कि उनको वहाँ के राजा, पुरी के जो राजा है, वो 16 पहियों का जो है रथ भेंट किए थे, और इन्हीं को जो है रथपति के नाम से जाना जाता है। जिसमें से 4 जो पहिए हैं, 16 पहिए वाले रथ में 4 पहिए हैं वो भगवान को समर्पित है। ठीक है, और किस भगवान को समर्पित है? दंतेश्वरी, कुल देवी जो है दंतेश्वरी माता को समर्पित है। और जो 12 पहिए हैं, ठीक है, तो 12 पहिए का जो रथ है वो आपको गोचा पर्व के समय, ठीक है, गोचा पर्व के समय क्या किया जाता है, ठीक है, दशहरा पर्व के समय इनको क्या किया जाता है? खींचा जाता है। ठीक है, तो ऐसी मान्यता यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो लिख लीजिए, जगन्नाथपुरी, ठीक है, पुरी की पैदल यात्रा की एवं वापसी में पुरी शासक द्वारा 16 पहियों का, ठीक है, कहा जाता है 16 पहिए का रथ प्रदान किया था, या रथ भेंट किया था, जो रथपति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है भाई? रथपति के नाम से पुरुषोत्तम को। एवं पुरुषोत्तम देव को रथपति की उपाधि दी गई थी। रथपति उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। चलिए, और जब कहा जाता है कि यहाँ से जब वापस आते हैं बस्तर पर, ठीक है, यहाँ पर जब वापस आते हैं, और इसी समय उन्होंने मंगोता से बस्तर जब अपनी राजधानी ट्रांसफर की थी, परिवर्तन किया था। ठीक है, जब पुरी जगन्नाथ से आते हैं तो पुरुषोत्तम देव का सभी गांव के ग्रामवासी उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। ठीक है, इनको भोग चढ़ाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से एक पर्व का इन्होंने क्या किया था? शुरुआत की थी, और उसी पर्व का नाम है गोचा पर्व, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, एक पर्व का स्टार्ट इन्होंने किया था जिसको कहा जाता है गोचा पर्व। पुरुषोत्तम द्वारा शुरुआत। ठीक है, तो गोचा पर्व क्या है भाई? तो प्रति वर्ष जो है कुंवार के महीने में, ठीक है, पर्व मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष कुंवार के महीने में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे जो 16 पहिए हैं, ठीक है, 16 पहिए जो जगन्नाथ से लाए गए थे,
16 पहिए लाए गए थे, उसमें से जो 4 पहिए हैं, ठीक है, उसमें से जो 4 पहिए हैं वो माता दंतेश्वरी या कुल देवी दंतेश्वरी को समर्पित है। कुल देवी दंतेश्वरी को समर्पित, ठीक है। अब बच गया कितना, 12। तो 12 पहिए जो है वो यूज होता है कहाँ पर भाई, वो यूज होता है दशहरा पर्व, ठीक है। जो है भगवान को समर्पित है, भगवान को समर्पित, ठीक है। 12 पहिए कुल देवी जो है दंतेश्वरी को समर्पित, और यहीं पर आपको देखने को मिला दशहरा पर्व के समय इनको खींचा जाता है। दशहरा पर्व, ठीक है, दशहरा पर्व के समय खींचा जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, गोचा पर्व, ठीक है। दशहरा पर्व के समय रथ, आप जानते हैं रथ यात्रा यहाँ पर देखने को मिलती है दशहरा पर्व के समय, और रथ खींचने का काम, ठीक है, रथ खींचने का कार्य कुछ जाति, कुछ जनजाति द्वारा की जाती है, जिसमें धुरवा और मेरिया शामिल है। धुरवा एवं मेरिया, जनजाति द्वारा। चलिए, चलिए, और ये बस्तर में आपको मनाने को देखने को मिलता है। कहाँ पर मनाते हैं, बस्तर में, ठीक है, बस्तर में, जिसको रथ यात्रा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो याद रखिए गोचा पर्व है एक प्रकार का रथ यात्रा है, जो जो है पुरुषोत्तम देव, ठीक है, पुरुषोत्तम देव द्वारा जो है स्टार्ट किया हुआ था, शुरू किया हुआ था। प्रतिवर्ष कुंवार के महीने में ये मनाया जाता है, जिसमें से जगन्नाथपुरी गए थे पैदल पुरुषोत्तम द्वारा, और वहां से जो 16 पहिए लाए थे, उस 16 पहियों में से 12 पहिए कुल देवी को समर्पित है और 4 पहिए भगवान को समर्पित है। और वो 12 पहिए की ये जो रथ है वो दशहरा पर्व में रथ यात्रा के समय क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और रथ खींचने का जो कार्य है, ठीक है, रथ खींचने का जो कार्य है वो धुरिया एवं मेरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे गोचा पर्व, ठीक है। तो याद रखिए, तो पुरुषोत्तम देव के बारे में कहानी क्या है, यही है, इतनी सी है और कुछ नहीं है। चलिए, चलिए, तो उसके बाद जो नेक्स्ट है शासक है, ठीक है, उनका नाम है
थर्ड हम देखेंगे नेक्स्ट शासक प्रताप राजदेव। क्या है? प्रताप राजदेव। सोलह सौ दो से लेकर 1625 ईस्वी तक ये शासन की बागडोर संभाले रहे बस्तर के क्षेत्र में। और इनके बारे में ज़्यादा कुछ कहानी नहीं है, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि गोलकुंडा जो स्थान है, गोलकुंडा, जहाँ पर देखते हैं बहमनी का शासन था, बहमनी, ठीक है। तो गोलकुंडा बहमनी के जो शासक, और उन शासक का नाम है कुली कुतुब शाह, ठीक है। कुली कुतुब शाह। वहीं पर आपको इन दोनों के बीच युद्ध देखने को मिला। कहाँ? काकती वंश, और बस्तर पर आपको देखने को मिलेगा काकती वंश। और काकती वंश के शासक जिसका नाम था प्रताप राजदेव, प्रताप राजदेव, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या देखने को मिला था? इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, युद्ध देखने को मिल गया था, ठीक है। ठीक है, तो गोलकुंडा या बहमनी नरेश कुली कुतुब शाह वर्सेस बस्तर के काकती वंश के शासक प्रताप राजदेव, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें से कहा जाता है कि पराजय हो गई थी। यहाँ पर किसमें? ये पराजित हो गए थे, और यहाँ पर प्रताप राजदेव ये विजयी हो गए थे, ठीक है। बस इतनी सी कहानी है इनके बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, तो पराजित कौन हुआ था? कुली कुतुब शाह, और विजय कौन हुआ? प्रताप राजदेव। चलिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतनी सी कहानी है इनकी। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ नंबर में जो आते हैं राजपाल यादव। यही है ना कि राजपाल देव है? राजपाल यादव नहीं है भाई, ठीक है। ये है राजपाल देव। और राजपाल देव जो 1709 से लेकर 1721 तक आपको देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि ये द्विकपाल का पुत्र है, ठीक है। राजपाल जो है दिक्पाल का पुत्र है, और इनके बारे में कहा जाता है कि अल्प आयु में, ठीक है, अल्प आयु में ये शासक बना। कौन? राजपाल देव अल्प आयु में क्या बना? शासक बना। कुछ उपाधि इन्होंने धारण की थी, ठीक है। और उस उपाधि का नाम है
प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती। ठीक है, प्रताप चक्रवर्ती उपासक थे। किनकी उपासना करते थे या किनकी पूजा करते थे? मणिकेश्वर देवी। ठीक है, और मणिकेश्वर देवी जो है ये दंतेश्वरी देवी का ही रूप मानते थे। इनको दंतेश्वरी, बस्तर के दंतेश्वरी देवी का रूप मानते थे। ठीक है, तो राजपाल देव जो दिक्पाल देव का पुत्र था, अल्पायु में शासक बना, उपाधि प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की। और जो उपासक बने, ठीक है, ये किनको मानते थे? ये मानते थे मणिकेश्वर देवी, जो कि क्या है? दंतेश्वरी देवी का एक रूप है। चलिए, चलिए आगे बढ़ें। आगे की कहानी देखिए, आगे की कहानी ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे राजपाल देव। ठीक है, राजपाल देव चलिए, राजपाल देव के बारे में कहा जाता है कि राजपाल देव भाई साहब की दो रानियां थी। ठीक है, एक रानी जिसका नाम था बघेल रानी, बघेल रानी, और दूसरा जिसको चंदेल रानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, दूसरा चंदेल रानी। और इस बघेल रानी की एक पुत्र भी हुए, और इस पुत्र का नाम था दाखिन सिंह। दाखिन सिंह। वहीं पर चंदेल रानी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर इनके दो पुत्र नजर आते हैं। ठीक है, दो पुत्र हुए, और एक जो है इनका भाई था। किसका भाई? भाई इस चंदेल रानी का एक भाई था, और उस भाई का नाम था चंदेल मामा। ठीक है, इस चंदेल रानी का एक भाई जिसको हम किस नाम से जानते हैं? चंदेल मामा। ठीक है, इनके दो पुत्र थे चंदेल रानी की, और वो दो पुत्र का नाम आपको पता होगा, और एक है प्रताप सिंह,
प्रताप सिंह और दूसरा है दलपत देव। ठीक है, दलपत देव। ठीक है, और इस दलपत देव के भी दो पुत्र हुए। ठीक है, और जिसमें से एक का नाम अजमेर सिंह, अजमेर सिंह, और दूसरा का नाम दरियादेव। ठीक है, तो ये हायरार्की जो है समझिए आप। राजपाल के समय जब ये शासन देखने को मिला था, ठीक है, राजपाल देव की दो रानियां, एक बघेल रानी, दूसरा चंदेल रानी। ठीक है, इनकी दो रानियां, बघेल रानी और चंदेल रानी। बघेल रानी का एक पुत्र दाखिन सिंह। ठीक है, वहीं पर चंदेल रानी का दो पुत्र देखने को मिला था और एक भाई, दो पुत्र का नाम प्रताप सिंह और दलपत देव, भाई का नाम चंदेल मामा। ठीक है, और दलपत देव के भी दो पुत्र हुए, जिसमें से एक का नाम अजमेर सिंह और दूसरा का नाम दरिया देव। तो शासन जो है राजपाल देव के बाद शासन की गद्दी पर या बस्तर या काकती वंश की गद्दी पर बैठने वाला जो शासक था वो चंदेल मामा था। याद रखिए, चंदेल मामा के बारे में कहा जाता है कि इस काकती वंश में, ठीक है, बस्तर के काकती वंश में ये ऐसा शासक था, ठीक है, जो एक प्रकार का घुसपैठ था। ठीक है, यहाँ के लोकलाइट नहीं थे। ठीक है, लोकलाइट नहीं थे, तो एक प्रकार के चंदेल मामा को घुसपैठ टाइप के शासक कहा जाता है इस काकती वंश के शासन में, जहां पर उन्होंने 10 वर्षों तक क्या किया था, शासन किया था। काकती वंश में 10 वर्षों तक लगभग शासन किया था। बाद में चंदेल मामा को दलपत देव द्वारा क्या की जाती है, पराजित की जाती है। दलपत देव द्वारा हत्या की जाती है और हत्या करके दलपत देव क्या करते हैं, काकती वंश के जो है शासन या शासक की गद्दी पर ये बैठते हैं। और दलपत देव के समय भी कुछ चीजें देखने को मिलती है। नीलू पंथ जैसे मराठा का यहाँ पर वर्चस्व कायम होने को लगता है, यहाँ पर हमला कर देते हैं। ठीक है, और बाद में ये दलपत देव फिर जो है क्या करते हैं, बस्तर से भग जाते हैं और बस्तर से भगकर वो कहाँ चले जाते हैं, जगदलपुर। और जगदलपुर में ही उन्होंने जो है दलपत सागर बांध या दलपत सागर झील बोल सकते हैं या दलपत सागर तालाब का निर्माण किया था, जिसको छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कृत्रिम या मानव निर्मित जो है झील कहा गया है। ठीक है, और ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो ये समझिए ये हायरार्की। चलिए, तो राजपाल देव थे और राजपाल देव के बाद जो कुछ समय के लिए शासक बनते हैं उनकी बातें करेंगे। चंदेल मामा, जो चंदेल रानी का एक क्या है, भाई था। चंदेल मामा जो कि चंदेल रानी का भाई था। ठीक है, अब बोल सकते हैं राजपाल देव का साला बोल सकते हैं। ठीक है, या दलपत देव का जो है मामा बोल सकते हैं, चंदेल रानी का भाई बोल सकते हैं, सभी सही।
ठीक है, तो यहाँ पर बातें ये हैं कि राजपाल देव के बाद राजपाल देव के बाद शासक बनते हैं। यहाँ का शासक बना, पहली बात इसकी। दूसरी बात यह है, इनको एक घुसपैठियों के रूप में कहा जाता है। कहा जाता है कि काकतीय वंश के इतिहास में, काकतीय वंश के इतिहास में ऐसा सबसे प्रथम व्यक्ति है, काकतीय वंश के इतिहास का प्रथम घुसपैठ जो कि, ठीक है, काकतीय वंश का शासक बना, काकतीय वंश का शासक बना रहा। कहा जाता है कि 10 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, 10 वर्षों तक शासन किया और बाद में दलपत देव द्वारा हत्या कर, दलपत देव जो कि कौन थे भाई, चंदेल रानी का जो है पुत्र, तो दलपत देव द्वारा हत्या कर गद्दी पर बैठा, कर दिया गया। ठीक है, और इस प्रकार से जो है चंदेल मामा का और जो है क्या हो जाता है, ठीक है, राज्य छीन जाता है वो। अब इनके बाद जो शासक बनेंगे वो है दलपत देव। चलिए, चलिए आगे बढ़ें, आगे चले। नेक्स्ट जो बातें करेंगे, जस्ट 1 मिनट वेट करिए। चलिए आगे बात करते हैं, आगे की कहानी जारी रखते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट शासक है उसको हम बोलते हैं दलपत देव। 1 2 3 जो है आप लिख लीजिए भाई, कौन सा नंबर वो
पता नहीं मुझे। जो कि 1731 से लेकर 1774 ईस्वी तक ये शासन रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, चंदेल मामा की हत्या कर शासक बना। ठीक है, क्या बना? शासक बना। कुछ मराठों का आक्रमण आपको देखने को मिलता है, मराठा आक्रमण। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण आपको देखने को मिलता है। तो एक तो आपको पहले से पता है, ठीक है, समय है 1741, जहां पर भास्कर पंत ने क्या किया था? भास्कर पंत का हमला। ठीक है, उस समय कलचुरी शासन थे। ठीक है, उस समय जो है रघुनाथ सिंह देखने को मिलता है, रघुनाथ सिंह था जो कि कलचुरी शासक थे, कलचुरी शासक। बात करें अभी फिलहाल जिस समय दलपत देव शासन कर रहे थे 1770, इस समय नीलू पंथ। ठीक है, क्या है? नीलू पंथ। ये भी क्या है? मराठा जो है सेनापति जो है नीलू पंथ का आक्रमण। और यहाँ पर जो है मराठा क्या हो जाते हैं? पराजित हो जाते हैं। कहा जाता है कि मराठा जो है पराजित। फिर इसी समय 1771 के आसपास, 71-72 के आसपास आपको फिर से पुनः क्या होता है? पुनः कहा जाता है लगभग 1770-71 के आसपास, उसी समय पुनः मराठा का हमला, पुनः मराठा हमला देखने को मिलता है। और इस बार जो है मराठा जो है हमला करने के बाद मराठा क्या हो जाते हैं? विजयी। मराठा विजयी हो जाते हैं। इस बार जो है मराठा क्या हो जाते हैं? विजय। और विजय होने के बाद क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि और जो है दलपत देव क्या करते हैं? बस्तर से जगदलपुर भाग जाते हैं। जगदलपुर चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप देखने को मिलता है यहीं पर, ठीक है,
जो राजधानी परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहीं पर राजधानी जो है वो बनाया जाता है, कहां पर? जगदलपुर पर। ठीक है, तो बस्तर से जगदलपुर राजधानी परिवर्तन। ठीक है, बस्तर से जगदलपुर राजधानी परिवर्तन किया जाता है किनके द्वारा? दलपत देव द्वारा, क्योंकि दलपत देव जो है भग खड़े होते हैं, ठीक है, मराठा हमला के कारण। कुछ निर्माण की बातें हो जाए। निर्माण इन्होंने कुछ चलिए मैं यही लिख देता हूं। निर्माण आपको पता है, मैंने बार बार बताया है, दलपत सागर बांध। क्या है? दलपत सागर तालाब या झील। ठीक है, और इसी को कहते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम या छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कृत्रिम या बोल सकते हैं मानव निर्मित झील। कौन सा है भाई? वो है दलपत सागर बांध, जहां पर जगदलपुर में बनाया गया था। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। तो कहानी इसकी किसकी कहानी? दलपत देव की कहानी देखते तो चंदेल मामा की हत्या की थी। मराठा आक्रमण लगातार हुए हैं छत्तीसगढ़ में। 1741 में भास्कर पत ने किया था। रघुनाथ सिंह वहां पर कलचुरी शासक जो है रघुनाथ सिंह था। ठीक है, तो रघुनाथ सिंह को हटा दिया था, आप जानते हैं इस बात को। फिर उसके बाद अभी यानी कि जो है दलपत देव के समय, ठीक है, दलपत देव के समय नीलू पंथ जो है वो उन्होंने क्या किया था? हमला किया था और यहाँ पर मराठा पराजित हो जाते हैं। 1770-71 के आसपास ही पुनः मराठों का हमला देखने को मिलता है और इसी समय 1770 को ही ये 70-71 के पास जो है क्या करते हैं, दलपत देव बस्तर से जगदलपुर चले जाते हैं, भग खड़े होते हैं। ठीक है, बाद में इन यहीं पर राजधानी बना लेते हैं। बस्तर से राजधानी ट्रांसफर करके जगदलपुर लाया जाता है। ठीक है, और यहीं पर दलपत सागर नामक जो है झील का निर्माण किया गया था, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कृत्रिम या मानव निर्मित झील बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। देखिए, इसके समय कुछ व्यापार देखने को मिला था। ठीक है, व्यापार किनके समय? दलपत देव के समय कुछ व्यापार देखने को मिला था। ठीक है, बस्तर में बंजारों के जो है ग्रुप ग्रुप ऑफ बंजारस, ठीक है, बंजारों की जो ग्रुप है वो बस्तर में आ गए थे और वस्तु विनिमय व्यापार देखने को मिला था, जहां पर बस्तर के लोग जो हैं, ठीक है, वन उत्पादन या वनोपज
बंजारे लोग को दिया करते थे। रिटर्न में बंजारे लोग द्वारा जो है कहा जाता है कि नमक और गुड़ उनको दिया करते थे। तो इस प्रकार से दोनों के बीच वस्तु विनिमय व्यापार देखने को मिलता था। किस समय? दलपत देव के समय। ठीक है, तो बोल सकते हैं दलपत देव के समय बस्तर में बंजारों द्वारा वस्तु विनिमय व्यापार स्टार्ट हुआ। वस्तु विनिमय समझते हैं ना? वस्तु विनिमय कहने का मतलब है एक वस्तु दो और दूसरा वस्तु लो। ठीक है, तो दलपत देव के समय बस्तर में बंजारों द्वारा वस्तु विनिमय व्यापार प्रारंभ हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो है बंजारों द्वारा क्या देखने को मिलता है? नमक और गुड़ जैसी जो है चीजें व्यापार में ली जाती थी, और वहां बस्तर द्वारा, ठीक है, बस्तर के वासियों द्वारा वन्य उपज, ठीक है, या वन्य ठीक है, क्या है? वन्य उत्पादक जैसे कि जो बोल सकते हैं लाख, ठीक है, लौएस्क, ठीक है, और बहुत सारी जो है जड़ी बूटी और कुछ कुछ चीजें जो है वन से मिलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच आपको क्या देखने को मिलता है? वस्तु विनिमय। ठीक है, क्या मिला था? वस्तु विनिमय का जो व्यापार यहाँ से स्टार्ट हो गया था बंजारों और बस्तर के वासियों के बीच। तो आरामदायक चीजें जो हैं अगर आपको मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ के लोग छोड़ेंगे नहीं। तो इसी कारण से यहाँ के जो जनता है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के वासी हैं, वो ऐसी जो वस्तुओं पर, ठीक है, ऐसी वस्तुओं के लिए कहाँ पर जंगलों में जाते हैं, वहाँ से वनोपज जो है उनका किया जाता है? दोहन किया जाता है। उनका वनोपज जो है क्या किया जाता है? निकाला जाता है, और साथ ही साथ व्यापार किया जाता है बंजारों के साथ। तो यह एक प्रकार का वस्तु विनिमय व्यापार था, जहाँ तो दलपत देव के समय ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी। एक्चुअली देखा जाए तो अभी जो है लाइट ऑफ है यार, और कब आएगा पता नहीं। सिस्टम में भी चार्ज नहीं है, तो ज़्यादा मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट चलेगा आई थिंक, या कभी भी बीच में बंद हो सकता है। तो मुझे लगता है आज की क्लास यहीं पर मैं रखना चाहूँगा। ठीक है, बाकी की जो क्लासेस है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। सॉरी, बाकी की जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अपने पास जो है लाइट का व्यवस्था यहाँ नहीं है। ठीक है, लाइट ऑफ है, बहुत टाइम हो गया, 2-4 घंटा हो गया शायद, रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो उसी कारण से 10 बजे से लाइट ऑफ है। तो अभी तक आया नहीं है, 2 बज गया। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग इतना जो है पढ़ लीजिए फिलहाल। ठीक है,
बाद में हम देखेंगे, बातें करेंगे। यहाँ पर हमने जो देखे हैं अभी तक, तो आप देख सकते हैं, एक तो प्रताप राज देव, फिर राजपाल देव, चंदेल मामा, दलपत देव। तो 3 3 6 ऐसे शासकों के बारे में हम देखें। हम चलेंगे लगातार अजमेर से दरियादेव महिपाल देव। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, याद रखिए। इतना जो है आपको थोड़ा बहुत बोर कर रहा होगा, ठीक है। बाद में युद्ध वगैरह, बाद में कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। तो कहानियाँ इंटरेस्ट होगी अजमेर से दरियादेव महिपाल देव, ठीक है। फिर जब आएंगे भोपाल देव भैरम देव, ठीक है, तब ये कहानी जो है फिर मोड़ लेगी कहाँ पर, ठीक है। बस्तर में बहुत सारे जो है क्या देखने को मिले, क्रांति देखने को मिले हैं, ठीक है। जहाँ पर विद्रोह देखने को मिला है, जैसे कि परलकोट विद्रोह है, ठीक है, आप जानते हैं, बहुत फेमस विद्रोह, ठीक है। मेरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह, हल्बा विद्रोह, ठीक है, कोई विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, ये सभी भी मैं साथ में कराऊंगा, ठीक है। तो जब आप शासक पढ़ रहे हैं और शासकों के साथ साथ उस शासक से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से जो है चीज़ें अच्छी लगेगी। क्योंकि अगर मैं इससे हटकर अलग टॉपिक जो है विद्रोह का और लाऊं, परलकोट विद्रोह, कोई विद्रोह, लिंगागिरी, मेरिया, मुड़िया, ठीक है, ऐसे विद्रोह के बारे में अलग से टॉपिक लाऊंगा, तो फिर आपको शासक और उनके बारे में कनेक्ट करना थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो विद्रोह है उसको एक साथ शासक के साथ ही मैं कनेक्ट करके पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है जैसे ही अजमेर से और दरियादेव आएंगे, ठीक है, ठीक है, वहाँ से चीज़ें जो हैं, कहानियाँ जो हैं अच्छी लगेगी, ठीक है। और युद्ध और विद्रोह देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो कहानी में आज इतना ही फुल स्टॉप रखते हैं, क्योंकि समय तो अभी बाकी है, लेकिन लाइट ऑफ है और लाइट अभी तक आया नहीं है, तो बंद हो गया जल्दी। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल के क्लास में या नेक्स्ट क्लास में आगे जो है अजमेर से बात करेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास। लाइट ऑफ है तो इसी कारण से हम थोड़ा यहाँ जल्दी क्लास फिनिश कर रहे हैं, तो 1.5 घंटे का क्लास रहता है। चलिए, थैंक यू।